Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. We will be continuing with our syllabus of philosophy of language, semester 5, Bachelor of Arts in Philosophy. And आज का जो हमारा topic है that is on referring by P.F. Strawson. ये हमारे third Western philosopher है after Frege and Russell. Okay. We very commonly use expressions of certain kinds to mention or refer to some individual person or single object or particular event or place or process in the course of doing what we should normally describe as making a statement about that person, place, event or process. तो हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर किसी जगह, किसी पर्सन, किसी सिचुएशन, किसी टाइम, किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के बारे में भी, किसी प्रोसेस, कोई सिस्टम, एनीथिंग, किसी चीज़ को हमें डिस्क्राइब करने के लिए या उसको मेंशन करने के लिए, उसको रेफर करने के लिए हम लोग एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं. और जब हम एक एक्सप्रेशन का यूज़ एक पर्टिकुलर इवेंट या प्लेस के लिए करते हैं तो उसे स्ट्रॉसन बुलाते हैं यूनिकली रेफरिंग यूज. तो वो उन एक्सप्रेशंस को जब उन पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है. हम प्रॉपर नेम्स की बात करते हैं, जॉन, नेपोलियन, वेनिस. हम पर्सनल और इम्पर्सनल प्रोनाउंस ही, शी, आई, यू, इट. हम डेफिनेट आर्टिकल के साथ शुरू होने वाले एक्सप्रेशंस, नाउन्स, द टेबल, द ओल्ड मैन, द किंग ऑफ फ्रांस. ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिससे कि हम यूनिकली रेफरिंग यूज करते हैं एक्सप्रेशंस का इन द सेंटेंसेस. जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, द व्हेल इज अ मैमल एंड द व्हेल स्ट्रक द शिप. ओके, हमने क्या करा, द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करा. लेकिन जो दोनों हमारे सेंटेंसेस हैं उसमें द व्हेल इज अ मैमल किसी एक पर्टिकुलर व्हेल को रेफर नहीं कर रही है, जबकि द व्हेल स्ट्रक द शिप एक पर्टिकुलर व्हेल को मेंशन कर रही है, क्योंकि सारी व्हेल्स ने या किसी भी व्हेल ने शिप को स्ट्रक नहीं किया. एक पर्टिकुलर व्हेल है जिससे शिप की टक्कर हुई. तो जब हम बोल रहे हैं द व्हेल स्ट्रक द शिप और द व्हेल इज अ मैमल, दोनों द, सो एंड सो फॉर्म में है, दोनों में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हो रहा है. लेकिन क्योंकि देखिए डिफरेंस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, रसल बोल रहे हैं कि जब कोई चीज द, सो एंड सो है, मतलब वो यूनिक चीज है और उसके जैसी कोई और चीज नहीं है, तभी वो द डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर रहे हैं. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, दोनों द व्हेल इज अ मैमल और द व्हेल स्ट्रक द शिप, दोनों में द का यूज हो रहा है, लेकिन हम उसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं कर रहे. जब हम ये सेंटेंस बोल रहे द व्हेल इज अ मैमल, तो पहला सेंटेंस जो है वो द व्हेल इज अ मैमल जो है वो किसी पर्टिकुलर व्हेल को मेंशन नहीं कर रही, जबकि जो द व्हेल स्ट्रक द शिप जब हमने बोला तो वो एक पर्टिकुलर व्हेल को मेंशन कर रही है. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल नाउ. हमने ऑन डिनोटिंग देखा रसल का. रसल के ऑन डिनोटिंग में ही कॉमनली यूजेस अ सेंटेंस द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज. ओके, अब द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज में वी हैव सीन डिफरेंट फिलोसोफर्स टॉक अबाउट दिस सेंटेंस कि जैसे फ्रीगे हैं. What Frege does is he places this the king of France in the null class. एक null class है जिसमें नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स है. तो द किंग ऑफ फ्रांस जो है वो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो नल क्लास में एग्जिस्ट करता है. माइनोंग का कहना है कि जो द किंग ऑफ फ्रांस है वो इज भी है, नॉट इज नॉट भी है. तो किंग ऑफ फ्रांस डज एग्जिस्ट बट इट डज नॉट एग्जिस्ट एज वेल. तो कॉन्ट्रडिक्शन. रसल का अपना आर्ग्यूमेंट होता है द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज. नाउ व्हाट स्ट्रॉसन डज इज मेनली वो रसल को यहाँ पर मेंशन करते हैं, कोट करते हैं. रसल की प्रॉब्लम स्ट्रॉसन का कहना है, व्हाट रसल डज इज, नाउ लेट्स से the postulation of a world of strange entities to which the king of France belongs offends, he says, against the feeling of reality which ought to be preserved even in the most abstract studies. The fact that Russell rejects these arguments is however less interesting than the extent to which in rejecting their conclusion he concedes the more important of their principles. Let me refer to the phrase the king of France as the phrase D. अब देखते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉसन रसल क्या गलती करता है. तो द किंग ऑफ फ्रांस जो है, ठीक है, हमने इसको बोल दिया, इसको डी मान लेते हैं और जो पूरा सेंटेंस है उसको हम एस मान लेते हैं. ठीक है, तो डी जो है वो एस का सब्जेक्ट है. एस इज द किंग ऑफ फ्रांसिस वाइज. हमने किंग ऑफ फ्रांसिस वाइज सेंटेंस के लिए हमने एक लेटर ले लिया एस पूरे सेंटेंस को डिनोट करने के लिए, और सिर्फ द किंग ऑफ फ्रांस जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको डिनोट करने के लिए हमने लेटर ले लिया डी. ओके, तो डी इज द सब्जेक्ट ऑफ एस. नाउ व्हाट स्ट्रॉसन सेज इज कि रसल ये गलती करते हैं कि रसल डी को एस का ग्रामेटिकल और लॉजिकल दोनों सब्जेक्ट मान लेते हैं. ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या है, जब हम लिंग्विस्टिकली देखें, लिंग्विस्टिकली देखने पर द किंग ऑफ फ्रांस वाइज इज परफेक्टली करेक्ट एंड परफेक्टली ऑल राइट सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, द किंग ऑफ फ्रांस वाइज. लेकिन जब हम बात करते हैं लॉजिकल सब्जेक्ट की,
तो डी एज अ लॉजिकल सब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जब हमने फैक्ट्स के साथ चेक किया तो फ्रांस के पास कोई किंग ही नहीं है, फ्रांस एक मोनार्की नहीं है, फ्रांस इज अ प्रेसिडेंट, फ्रांस का कोई किंग नहीं है। तो द किंग ऑफ फ्रांस एक ग्रामेटिकल सब्जेक्ट तो है, वो करेक्ट है, लेकिन वो एक लॉजिकल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लॉजिकली देखे या फिर हम फैक्चुअली देखे तो किंग ऑफ फ्रांस एग्जिस्ट ही नहीं करता। व्हाट रसल डज इज रसल डी को ग्रामेटिकल एज वेल एज लॉजिकल दोनों सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करता है, एंड व्हाट स्ट्रॉसन डज इज वो उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि एक होता है उसका ग्रामेटिकल सेंस और एक होता है उसका लॉजिकल सेंस, जो हम आगे देखेंगे कि वो हमें तीन वो देते हैं A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रॉसन डिफरेंशिएट करते हैं कि कैसे डी जो कि है द किंग ऑफ फ्रांस एक ग्रामेटिकल सब्जेक्ट तो है लेकिन एक लॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है। इन फैक्ट एस, ऑल्दो ग्रामेटिकली इट हैज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इज नॉट लॉजिकली अ सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेंटेंस एट ऑल। तो ग्रामेटिकली इसका एक सब्जेक्ट भी है, इसका एक प्रेडिकेट भी है, लेकिन लॉजिकली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है ही नहीं इस सेंटेंस में। तो ये जो लॉजिकल और ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन है ना, रसल डिफरेंशिएट्स बिटवीन दिस डिस्टिंक्शन, स्ट्रॉसन हमें बताते हैं कि कैसे हम इस डिस्टिंक्शन इसके बीच में डिस्टिंक्शन करें, जो कि रसल नहीं कर पाते हैं। नाउ अगर हम देखें to show not only that Russell's answer seems to imply these conclusions, but that he accepted at least the first two of them is enough to consider what he says about a class of expressions which he calls logically proper names, and contrasts with expressions like D, which he calls definite descriptions. Of logically proper names, Russell says or implies the following things. तो logically proper names के बारे में Russell क्या बोल रहा है कि that they and they alone can occur as subject of sentences which are genuinely of the subject predicate form. तो जैसे the king of France जो है वो एक logically proper name नहीं है, क्योंकि of course it is logically not existing, real life factually वो exist नहीं कर रहा है, तो सिर्फ वही subject predicate form में हो सकते हैं। और कि expression intended to be a logically proper name is meaningless unless there is some single object for which it stands। अगर कोई logically proper name का meaning नहीं है, जैसे है the king of France, जिसके लिए वो जिसको वो डिनोट कर सके, जिसको वो मेंशन कर सके, तो इसका मतलब कि वो एक्सप्रेशन ही एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर द मीनिंग ऑफ सच एन एक्सप्रेशन जस्ट इज द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विच द एक्सप्रेशन डेजिग्नेट्स टू बी अ नेम एट ऑल, देयरफॉर इट मस्ट डेजिग्नेट समथिंग। तो वो नाम ही नहीं बचा, वो एक लॉजिकली प्रॉपर नेम बनेगा ही तब जब उसको डिनोट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करे। अगर उसको डिनोट करने के लिए रियल लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे इस केस में द किंग ऑफ फ्रांस, तो वो एक लॉजिकली प्रॉपर नेम है ही नहीं। Generally, we may say that Russell recognizes only two ways in which sentences which seem from their grammatical structure to be about some particular person or individual object or event can be significant. The first is that their grammatical form should be misleading as to their logical form, and that they should be analyzable like as a special kind of existential sentence. And the second is that their grammatical subject should be a logically proper name of which the meaning is the individual thing it designates. Okay, now let us try to understand this. कि रसल का जो एनालिसिस है, ठीक है, हमने रसल की जो ऑन डिनोटिंग पढ़ा उसके अकॉर्डिंग देयर इज अ किंग ऑफ फ्रांस, देयर इज नॉट मोर देन वन किंग ऑफ फ्रांस। हमने पढ़ा था एक्स, देयर इज समथिंग एज एक्स, देयर इज नथिंग विच इज एक्स, हमने इस तरह से एक्स के टर्म्स में पढ़ा था। तो एक किंग ऑफ फ्रांस है, एक से ज्यादा किंग ऑफ फ्रांस नहीं, क्योंकि हम द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, हमने डेफिनेट डिस्क्रिप्शन में ये क्लियर कर लिया। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किंग ऑफ फ्रांस नहीं है और वो वाइज नहीं भी है। जब हमने बोला किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज, तो ऑन डिनोटिंग के अकॉर्डिंग रसल इसको कैसे बोलेंगे, द सेंटेंस द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज शुड बी स्टेटेड एज देयर इज नथिंग विच इज किंग ऑफ फ्रांस इज नॉट वाइज। मतलब अगर वो किंग ऑफ फ्रांस है तो वो वाइज होगा, और अगर वो वाइज नहीं है तो वो किंग ऑफ फ्रांस नहीं हो सकता। ओके, नाउ दिस इज वॉट हैज बीन, सबसे पहले हमने इसके पहले पार्ट में रसल की थ्योरी को डिस्कस किया, एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉसन रसल की क्या मिस्टेक्स है कंसिडरिंग। Now for this purpose, as a step towards showing that Russell's solution of his problem is mistaken and towards providing the correct solution, I want now to draw certain distinctions. For this purpose, I shall, for the remainder of this section, refer to an expression which has a uniquely referring use as an expression for short. तो यहाँ पे हम आगे सिर्फ expression and a sentence का use करेंगे। तो expression is something which has a uniquely referring use, बार बार uniquely referring use का expression का use ना करके हम सिर्फ एक expression use करेंगे। और एक sentence beginning with an expression, कौन से sentence बोलेंगे? तो एक ऐसा sentence जो कि uniquely referring यूज एक्सप्रेशन के साथ शुरू हो रहा है, हम उसको सिर्फ एक सेंटेंस बुलाएंगे। अब व्हाट ही डज इज कि वो तीन डिस्टिंक्शंस करते हैं स्ट्रॉसन। तो व्हाट आर द डिस्टिंक्शंस दैट स्ट्रॉसन डज आर A1 a sentence, A2 a use of a sentence, and A3 an utterance of a sentence। और ये बहुत सिंपल डिस्टिंक्शंस है,
और जब हम इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे. एंड द सेम वे विद द एक्सप्रेशंस, एन एक्सप्रेशन, यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड एन अटरेंस ऑफ एन एक्सप्रेशन. अब हम इसको समझते हैं कि इन सबसे इसका क्या मतलब है. व्हाट स्ट्रॉसन टेल्स अस इज, अगर हम ये सेंटेंस देखें द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज, तो ये इमेजिन करना बहुत ईजी है कि ये सेंटेंस जो है अलग अलग टाइम पे बोला गया होगा. ठीक है, हो सकता है 17th सेंचुरी में बोला गया हो, जब फ्रेंच मोनाक्स एक्चुअली में वाइस थे, सक्सेसफुल थे. आप हर बार ईच सक्सेसिव फ्रेंच मोनाक के रेन एक के बाद एक हर बार जब कोई नया मोनाक बना होगा फ्रांस में, तो ये सेंटेंस बोला गया होगा. हो सकता है कि उसके बाद भी ये सेंटेंस बोला गया हो जब फ्रांस एक मोनाकी नहीं था. अभी भी हम बोल ही रहे हैं सेंटेंस द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइस. अगर हम देखें कि हम जब बोल रहे हैं द सेंटेंस और दिस सेंटेंस, सो कंसिडर अगेन द सेंटेंस. यहाँ पर हमने द सेंटेंस का यूज किया है, द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज. इट इज इजी टू इमेजिन दैट दिस सेंटेंस, हमने द सेंटेंस और दिस सेंटेंस दो अलग तरह से यहाँ पर इसको एक ही सेंटेंस को रेफर करने के लिए हमने द एंड दिस दोनों का यूज किया. एक जगह हमने सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज किया है, दूसरी तरफ हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है. अब ये जो है हम अलग अलग टाइम पर बोल रहे हैं. ठीक है, द सेंटेंस हमने पहले सेंटेंस में बोला और उसके बाद हमने दिस सेंटेंस का यूज किया. इसका मतलब कि जब हम वन एंड द सेम being uttered at various times during this period, or in the other words that it would be natural and correct to speak of one and the same sentence being uttered on all these various occasions. इस सेंस में it would be correct to speak of one and the same sentence being occurred on all these various occasions that I want to use the expression. तो of course एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग टाइम पे बोल सकते हैं. अब बहुत ऑब्वियस डिफरेंसेस हैं जब हम डिफरेंट ओकेजन्स में सेम सेंटेंस को यूज कर रहे हैं. जैसे कि मान लेते हैं लुई 14 जो जब किंग थे फ्रांस के, हो सकता है उनके टाइम पर किसी ने बोला होगा द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज. फिर हो सकता है किसी ने लुई 15 के टाइम पर बोला होगा. फिर हो सकता है किसी ने लुई 16 के टाइम पर, और ऑल ऑफ दैट थिंग. इट वुड बी नेचुरल टू से और टू अज्यूम दैट दे वर रिस्पेक्टिवली टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पीपल. सेंटेंस सेम है. द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज 17th सेंचुरी में बोला, द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज 18th सेंचुरी में बोला. दोनों केसेस में सेंटेंस वही है द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज, लेकिन दोनों को बहुत अलग अलग टाइम्स में बोला और इसीलिए दोनों जिन पर्सन को रेफर कर रहे हैं वो दोनों पर्सन्स अलग हैं. तो स्ट्रॉसर हमें ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंटेंस सेम है, लेकिन एक ओकेजन के चेंज हो जाने की वजह से, टाइम पीरियड के चेंज हो जाने की वजह से सेंटेंस में उसका पूरा पर्सन, उसका पूरा सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया. एंड इट माइट बी हेल्ड दैट द फर्स्ट मैन इन यूजिंग द सेंटेंस मेड अ ट्रू असर्शन व्हाइल द सेकंड मैन मेड अ फॉल्स असर्शन. अब आप देखिए कि सिर्फ ओकेजन और टाइम पीरियड, नाउ इट इज नॉट अ सिर्फ बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन दैट इज व्हाट स्ट्रॉसन इज ट्राइंग टू टेल अस. वो मैं यही रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा है कि अलग टाइम पर बोलने से हो सकता है लुई 14 जो है वो एक्चुअली वाइज थे और लुई 15 एक्चुअली में डम थे. तो लुई 14 के टाइम पर जब ये सेंटेंस बोला गया, वो सेंटेंस जो था वो लुई 14 के लिए था और वो करेक्ट भी था. लुई 15 के टाइम पर जब ये सेंटेंस बोला, वो सेंटेंस जो था वो गलत था और वो डिफरेंट पर्सन के लिए था. If on the other hand, two different men simultaneously uttered the sentence, for example, if one wrote it and the other spoke it during the reign of Louis XIV, it would be natural to say or assume that they were both talking about the same person, and in that case, in using the sentence, they must either both have made a true assertion or both have made a false assertion. अब इसके comparison में मान लेते हैं कि दोनों ही लोगों ने 14th century में ही बोला the king of France is wise. अब यहाँ पे वापस सिनेरियो चेंज हो गया, सेंटेंस अभी भी वही है, लेकिन अब दोनों का सब्जेक्ट भी सेम हो गया. और इस केस में या तो दोनों ही सेंटेंस ट्रू है या तो दोनों ही सेंटेंस फॉल्स है. एक ट्रू एक फॉल्स हो सकता है क्योंकि सेंटेंस तो सेम है. एंड दिस illustrates what I mean by a use of a sentence. The two men who uttered the sentence, one in the reign of Louis XV and the one in the reign of Louis XIV, each made a different use of the same sentence, whereas the two men who uttered the sentence simultaneously in the reign of Louis XIV made the same use of the same sentence. तो जब दो लोगों ने लुई 14 के टाइम पर ये सेंटेंस बोला तो उन्होंने एक सेंटेंस का सेम यूज किया, लेकिन जब अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे, एक ने लुई 14 और एक ने लुई 15 के टाइम पर ये सेंटेंस बोला, तो उन्होंने सेम सेंटेंस के अलग यूज किया अलग लोगों को रेफर करने के लिए. ऑब्वियसली इन द केस ऑफ दिस सेंटेंस and equally obviously in the case of many others, we cannot talk of the sentence being true or false, but only of its being used to make a true or false assertion. तो स्ट्रॉसन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक सेंटेंस ट्रू और फॉल्स नहीं होता है, सेंटेंस का यूज ट्रू एंड फॉल्स होता है. जिस तरह से सेंटेंस को यूज किया जाता है वो उस सेंटेंस को ट्रू एंड फॉल्स. एक सेंटेंस खुद से
ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता. द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज, ना तो ये ट्रू है ना ये फॉल्स है, लेकिन उस सेंटेंस को कब यूज करा जा रहा है तब वो सेंटेंस ट्रू एंड फॉल्स बनता है. एंड इक्वली ऑब्वियसली वी कैन नॉट टॉक ऑफ द सेंटेंस बीइंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, फॉर द सेम सेंटेंस में बी यूज्ड एट डिफरेंट टाइम्स टू टॉक अबाउट क्वाइट डिफरेंट पर्टिकुलर पर्सन्स. तो उसी तरह से एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल समबडी सेज जॉन इज अ गुड बॉय, तो जॉन इज अ गुड बॉय ना तो ट्रू है ना फॉल्स है. लेकिन अगर लेट्स से वो जॉन पिट की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में बात कर रहे हैं, इन दैट केस, तब जाकर वो सेंटेंस ट्रू एंड फॉल्स बनता है. तो वो यूज हम सेंटेंस को कब कर रहे हैं, वो यूज ऑफ अ सेंटेंस है जो ट्रू एंड फॉल्स होता है. Finally, it will make sufficiently clear what I mean by an utterance of a sentence if I say that the two men who simultaneously uttered the same sentence in the reign of Louis XIV made two different utterances at the same sentence, though they made the same use of the sentence. अब एक तो हुआ सेंटेंस द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइस, दूसरा हुआ यूज ऑफ अ सेंटेंस, वो किसके लिए बोला जा रहा है, किसको रेफर करने के लिए, वो कब बोला है, कौन से ओकेजन में, कौन से टाइम पीरियड में. और तीसरा है अटरेंस ऑफ अ सेंटेंस. नाउ अटरेंस इज वेरी सिंपल. अटरेंस का सिंपल मतलब उसका बोलना, जो हम मुंह से सेंटेंस बोल रहे हैं द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइस, दैट इज व्हाट इज अटरेंस ऑफ द सेंटेंस. तो जब दो लोगों ने लेट्स टॉक अबाउट कि जैसे जस्ट इन एग्जाम्पल ईयर 1780 की बात करते हैं. 1780 में दो लोग साथ में बैठे थे. लेट्स कंसिडर दैट जॉन एंड विक, दो लोग जॉन एंड विक, इट इज द ईयर 1780, दे आर सिटिंग ऑन द सेम बेंच. ठीक है, साथ में दो लोग बैठे हैं, उनके साथ बाकी उनके फ्रेंड्स भी हैं. दे से द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइस. ओके, नाउ 1780 में जॉन और विक ने दोनों ने एक साथ बोला. द सेंटेंस इज सेम, द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइस. द यूज ऑफ द सेंटेंस इज सेम, क्योंकि वो एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, वो किंग ऑफ फ्रांस को रेफर कर रहे हैं. लेकिन द अटरेंस ऑफ द सेंटेंस इज डिफरेंट. क्यों? क्योंकि दो लोगों ने बोला तो उसके दो अटरेंसेज हो गए. तो अटरेंस मतलब सिर्फ जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं, हमारी वर्ड्स बोलने की प्रोसेस. तो मेन बात जो हमें समझने की है वो ये है कि the king of the sentence, the use of sentence and the utterance of sentence में use of sentence है जो true या false होता है. ना तो utterance true या false होता है, ना use of sentence true या false होता है. Sorry, ना utterance of a sentence true or false होता है, ना कि sentence true or false होता है. Only the use of sentence is true or false. If we now consider not the whole sentence, the king of France is wise, but that part of it which is the expression the king of France, it is obvious that we can make analogous though not identical distinctions between the expression, use of expression and utterance of expression. तो अब हम ये सारी चीजें हम सेंटेंस की जगह एक्सप्रेशन पे अप्लाई करें. एक्सप्रेशन क्या है? द किंग ऑफ फ्रांस. यूज ऑफ एक्सप्रेशन है, वो डिपेंड करेगा कि हम कब की बात कर रहे हैं. अगर हम आज बोले द किंग ऑफ फ्रांस तो ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया, क्योंकि आज तो कोई किंग ऑफ फ्रांस एग्जिस्ट नहीं करता है. बीइंग यूज्ड टू एक्सप्रेस अ ट्रू और फॉल्स प्रोपोजिशन, सिंस in general only sentences can be used truly or falsely, and similarly it is only by using a sentence and not by using an expression alone that you can talk about a particular person. तो जब हम use of an expression बोल रहे हैं, use of an expression is not true or false, क्योंकि कोई expression true और false नहीं होता है. जब हम बोल रहे थे king of France, the king of France पे किसी भी तरह से कोई assertion नहीं करा जा रहा है, तो we cannot say if the king of France is true or false, because ये सिर्फ एक expression है. सिर्फ एक्सप्रेशन को जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, प्रोपोजिशन में यूज करते हैं, तभी हम उसको ट्रू एंड फॉल्स बोल सकते हैं. वी हैव रेड दिस इन लॉजिक दैट ओनली द प्रोपोजिशन हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और फॉल्स, और इट असर्ट्स समथिंग. तो इंस्टेड वी शैल से इन दिस केस दैट द यूज ऑफ you use the expression to mention or refer to a particular person in the course of using the sentence to talk about him. तो जब हमने use of expression बोला, यूज ऑफ एक्सप्रेशन में हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट, इवेंट या प्लेस को रिफर करने के लिए उस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, बल्कि यूज ऑफ एक्सप्रेशन ट्रू या फॉल्स नहीं होता है. But obviously in this case and a great many others, the expression cannot be said to mention or refer anything any more than the sentence can be to be true or false. तो एक सेंटेंस ट्रू और फॉल्स नहीं होता,
एक एक्सप्रेशन कुछ भी रेफर या मेंशन नहीं करता. यूज ऑफ सेंटेंस ट्रू या फॉल्स होता है, यूज ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है वो किसी चीज को रेफर करता है. So that is the difference between a sentence and a use of sentence, an expression and a use of an expression. The same expression can have different mentioning uses as the same sentence can be used to make statements with different truth values. Mentioning or referring is not something an expression does. तो mentioning या referring का जो काम है वो use of an expression करता है, use of a sentence करता है, ना कि एक expression और sentence. Mentioning or referring to something is a characteristic of a use of an expression, just as being about something, and truth or falsity are characteristics of a use of a sentence. तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमें डिफ्रेंशिएट इन तीनों चीज़ों में करना है और हमें ये समझना है कि एक सेंटेंस ट्रू या फॉल्स नहीं होता, यूज ऑफ सेंटेंस होता है. एंड एक एक्सप्रेशन किसी चीज़ को रेफर नहीं करता है, यूज ऑफ एक्सप्रेशन किसी चीज़ को रेफर करता है, उस एक्सप्रेशन को कैसे यूज करना है. तो बहुत ही सिंपल सा डिस्टिंक्शन जो है वो स्ट्रॉसन हमें देता है. Okay, now a very different example may help to make this distinction clearer. Consider another case of an expression which has uniquely referring use vis-a-vis the expression I. जैसे हम बात करते हैं expression I की, और अगर हम इस सेंटेंस को देखें I am hot, तो ये एक सेंटेंस है I am hot, ना तो ये ट्रू है ना ये फॉल्स है, क्योंकि सिर्फ ये एक सिंपल सेंटेंस है. कोई भी कभी भी कुछ भी बोले, ये सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है. लेकिन अगर उस सेंटेंस को मैं यूज कर रही हूँ I am hot, तो वो ट्रू या फॉल्स बनेगा. कोई और यूज कर रहा है तो वो ट्रू या फॉल्स बनेगा. बहुत सारे लोग जो है वो इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं. ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है कि दो अलग अलग लोग एक सेंटेंस का सेम यूज करें. ओके, सो टू पीपल कैन यूज द सेम सेंटेंस, but two people cannot make the same use of a sentence. They can make, use the same sentence, but they cannot make the same use of a sentence. तो एक सेंटेंस जो है I am hot, दो लोग सेम सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज ऑफ अ सेंटेंस जो है वो दोनों लोगों का अलग हो. भले ही दोनों ट्रू भी है, बट फिर भी दोनों लोग अलग तरह से सेंटेंस को यूज करेंगे. और इफ दिस इज प्रेफर्ड to use it to express the same proposition, the expression I may correctly be used by any one of innumerable people to refer to himself. To say this is to say something that about the expression I. It is in a sense to give its meaning. This is the sort of thing that can be said about expressions, but it makes no use to say the expression I, that it refers to a particular person. This is the sort of thing that can be said only a particular use of the expression. तो जो सिर्फ expression I या he की बात करें, the expression I does not mention anybody, but the use of expression I by me refers it to somebody. जब मैं उस I का यूज करूंगी तब वो मुझे रेफर करेगा. सिर्फ I एज एन एक्सप्रेशन डज नॉट रेफर टू एनीबडी. ये बहुत ही सिंपल डिस्टिंक्शन है, बट it's so obvious, is right out there, but that is what Strawson notices it. Meaning, in at least one important sense, is a function of the sentence or expression. Mentioning and referring and truth or falsity are functions of the use of the sentence or expression. तो difference है जो रसल ने नहीं किया था. स्ट्रॉसन इसी बात पे रसल को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये डिस्टिंक्शन करना जरूरी है. मीनिंग एक सेंटेंस को बिलोंग करता है, ट्रूथ एंड फॉल्सिटी यूज ऑफ सेंटेंस को बिलोंग करता है. मीनिंग एक एक्सप्रेशन को बिलोंग करता है, मेंशनिंग या रेफरिंग यूज ऑफ एक्सप्रेशन को बिलोंग करता है. तो ये एक्सप्रेशन और यूज ऑफ एक्सप्रेशन, सेंटेंस और यूज ऑफ सेंटेंस के बीच में डिफरेंस है. द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद द असर्शन इट इज यूज्ड ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन टू मेक. सेंटेंस का मीनिंग जो है द किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज, इसका मतलब कुछ और है, लेकिन इसका यूज ऑफ सेंटेंस जो है उससे उसकी ट्रूथ एंड फॉल्सिटी का पता चलेगा. द सोर्स ऑफ रसल्स मिस्टेक वाज दैट ही थॉट दैट रेफरिंग और मेंशनिंग इफ इट अकर्ड एट ऑल मस्ट बी मीनिंग. तो यही स्ट्रॉसन बोलते हैं कि रसल ने मीनिंग और मेंशनिंग के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया, सेंटेंस और यूज ऑफ सेंटेंस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया. ही डिड नॉट डिस्टिंग्विश B1 फ्रॉम B2. ही कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस विद देयर यूज इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एंड सो कंफ्यूज्ड मीनिंग विद मेंशनिंग, मीनिंग विद रेफरिंग या मीनिंग विद ट्रूथ या फॉल्सिटी. So this is what Strawson says about
this is the main part जो on referring Strawson बोलते हैं. The important point is that the question of whether the sentence is significant or not is quite independent of the question that can be raised about a particular use of it, with the question whether it is a genuine or spurious use, whether it is being used to talk about something or in make believe, or an example in philosophy. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके बारे में. अगर कोई फिल्म चल रही है, फिल्म की शूटिंग में एक एक्टर का कोई डायलॉग है, तो वो सेंटेंस तो सेंटेंस ही है, लेकिन उसका यूज कहाँ हो रहा है? एक फिल्म में हो रहा है, एक अनरियल चीज के लिए हो रहा है, एक डायलॉग की तरह हो रहा है. तो वो यूज जो हो रहा है उसका, दैट चेंजेस एवरीथिंग अबाउट दैट सेंटेंस. उसका मीनिंग कुछ भी हो, लेकिन उसका यूज है जो डिटरमिन करेगा कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है. And this brings out the point that if a man seriously uttered the sentence, his uttering it would in some sense be evidence that he believed that there was a king of France. It would not be evidence for his believing that this simply in the way in which a man's reaching for his raincoat is evidence for his believing that it is raining, but nor would it be the evidence for his believing this in the way in which a man's saying it's raining is evidence for his believing that it is raining. So हमने सेंटेंस देखा, हमने यूज ऑफ सेंटेंस देखा ना. अटरेंस ऑफ अ सेंटेंस, अटरेंस इज सिंपली उसको बोलना. जब हम उसको अपने मुंह से साउंड निकाल के बोल रहे हैं, दैट मेकिंग ऑफ साउंड, दैट इज व्हाट इज द अटरेंस ऑफ सेंटेंस मीन्स. तो जैसे the king of France is wise is in some sense of to imply that there is a king of France. तो जब हमने ये सेंटेंस अटर किया, the king of France is wise, ये कुछ imply कर रहा है. But this is a very special and odd sense of imply. Implies in this sense is certainly not equivalent to entails or logically implies, and this comes out from the fact that when in response to his statement we say there is no king of France, we should certainly not say we were contradicting the statement that the king of France is wise. We're certainly not saying that it's false. We're rather giving a reason for saying that the question of whether it's true or false doesn't arise. तो एक डिफरेंस है अटरेंस में. हमने देखा कि जब हमने बोला था किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज, तो ये कुछ चीज इम्प्लाई कर रहा है. अब इम्प्लाई और इंटेल करने में डिफरेंस है. लॉजिकली इम्प्लाई करना मतलब हम इस चीज के साथ अग्री कर रहे हैं कि किंग ऑफ फ्रांस एग्जिस्ट कर रहा है. तो जब हमने ये बोला, किसी ने बोला था किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज, तो और फिर हमने बोला देयर इज नो किंग ऑफ फ्रांस, तो इसका मतलब ये इसका ऑपोजिट सेंटेंस नहीं है. पर हम जब ये बात बोल रहे हैं देयर इज नो किंग ऑफ फ्रांस, हम इसमें सिर्फ एक ही चीज मेंशन कर रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है ये ट्रू या फॉल्स हो ही नहीं सकता है. इसमें प्रॉपर्टी ही नहीं है ट्रू या फॉल्स होने की, बिकॉज ये एक सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि किंग ऑफ फ्रांस तो इस केस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. तो देयर इज नो किंग ऑफ फ्रांस जो है, व्हाट इट डज इज इट मेक्स इट क्लियर कि ये सेंटेंस ट्रू या फॉल्स हो ही नहीं सकता, या ट्रूथ या फॉल्सिटी की क्वालिटी इसके ऊपर अप्लाई नहीं करती, इसके अंदर कंटेन ही नहीं है वो क्वालिटी. व्हेन अ मैन यूजेस सच एन एक्सप्रेशन ही डज नॉट असर्ट नॉर डज व्हाट ही सेज एंटेल अ यूनिकली एक्सिस्टेंशियल प्रोपोजिशन, बट वन ऑफ द कन्वेंशनल फंक्शंस ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल्स इज टू एक्ट एज अ सिग्नल दैट अ यूनिक रेफरेंस इज बीइंग मेड, अ सिग्नल नॉट अ डिस्गाइज्ड असर्शन. When we begin a sentence with such and such, the use of the shows but does not state that we are or intend to be referring to one particular individual of the species such and such. तो जब हम बात करें entail की, imply की, हम लोग यहाँ पे कुछ assert नहीं कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा imply करने का मतलब assert करना ही होगा. तो हमने जब बोला था king of France is wise, इसमें हम कोई चीज़ imply कर रहे हैं, लेकिन हम असर्ट नहीं कर रहे कि किंग ऑफ फ्रांस वाइज है या नहीं है. क्यों? क्योंकि ट्रूथ एंड फॉल्सिटी असर्शन इस सेंटेंस के ऊपर अप्लाई होता है. असर्शन वैसे भी सेंटेंस की क्वालिटी है नहीं, वो यूज ऑफ अ सेंटेंस की क्वालिटी है. द यूनिकली एग्जिस्टेंशियल असर्शन सपोज्ड बाय रसल टू बी part of an assertion in which a uniquely referring use is made of an expression of the form the so and so is, you observe, a compound of two assertions. तो जब रसल क्या बोल रहे हैं, रसल का कहना है कि द सो एंड सो जो हमारा एक्सप्रेशन है ये कंपाउंड है. टू से दैट देयर is to say something compatible with there being several. To say that there is not more than one is to say something compatible with there being none. To say that there is one that exists and one only is to compound these assertions. तो हम दो assertions को कैसे combine करें? जब हम ये बोले कि for example there is an x, तो इसका मतलब कि बहुत सारे x already हैं और वो उसमें से एक x है. ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि for example there is a whale. So you know, to say that there is not more than one, तो हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस केस में एक से ज्यादा नहीं है, एक से या यू नो उसके अलावा कोई नहीं है, बस एक ही वो है, कोई और है ही नहीं, देयर इज नन. तो हम लोग दो असर्शंस को यहाँ पे कंपाउंड कराने वाला द सो एंड सो.
तो ये पर्टिकुलर चीज की बात करें और इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, बस यही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो इसका होना, फॉर एग्जाम्पल दी एक्स, तो x का होना और x के जैसा किसी और का ना होना, सिर्फ और सिर्फ x का होना, ये दो अलग अलग assertions है जिनको हम क्लब कर रहे हैं साथ में। To use the sentence is not to assert, but it is in the special sense discussed to imply that there is only one thing which is both of the kind specified, that is a table, and is being referred to by the speaker. It is obviously not to assert this. To refer is not to say you are referring. To say there is some table or other in to which you are referring is not the same as referring to a particular table. तो दोनों में difference है। हम भले ही जब हम द टेबल की बात कर रहे हैं या सम टेबल और अदर की बात कर रहे हैं, तो एक है रिफरिंग कि हम टेबल्स को रिफर कर रहे हैं और एक है हम एक पर्टिकुलर उस वाली टेबल को रिफर कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो so once more I draw the conclusion that referring to or mentioning a particular thing cannot be dissolved into any kind of assertion. तो किसी चीज को mention करना जो है वो किसी चीज का assertion नहीं हो सकता, दोनों में बहुत difference है। To refer is not to assert, though you refer in order to go on to assert. तो assert करने से पहले refer का होना जरूरी है, लेकिन reference जहां पर है जरूरी नहीं कि हर बार वहां पे assertion होगा। The king of France is wise, हम यहाँ पर हो सकता है किसी को refer कर रहे हो या ना करो, लेकिन ये कुछ भी assert नहीं कर सकता है क्योंकि ये ना तो true है ना ये false है। तो using an so now wholly important distinction we are required to draw is between using an expression to make a unique reference and asserting that there is one and only one individual which has certain characteristics, example is of a certain kind or stands in a certain relation to the speaker or both. तो हमें दो चीजें क्या है, हमने डिस्टिंक्शन की, अब वापस से एक ही एक्सप्रेशन के बारे में हम दो डिस्टिंक्शंस कर रहे हैं। पहला डिस्टिंक्शन क्या है कि वो एक्सप्रेशन एक यूनिक रेफरेंस बना रहा है, किसी यूनिक चीज को रिफर कर रहा है, और दूसरा डिस्टिंक्शन ये है कि वो जो भी चीज को रिफर कर रहा है वो ओनली वन है, उसके जैसा कोई नहीं है, या फिर उस चीज के पास कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बाकी किसी के पास नहीं है। इसका मतलब द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंटेंसेस कंटेनिंग एन एक्सप्रेशन यूज्ड टू इंडिकेट और मेंशन और रिफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड द यूनिकली एग्जिस्टेंशियल सेंटेंसेस। तो डिस्टिंक्शन हमने क्या किया कि एक ये होना कि सेंटेंस किसी चीज को रिफर कर रहा है और दूसरा वो जिस चीज को रिफर कर रहा है उस चीज के पास ऐसी प्रॉपर्टीज है जो किसी और चीज के पास नहीं है। What Russell does is progressively to assimilate more and more sentences of class 1 to sentences of class 2. रसल अगेन ये डिस्टिंक्शन नहीं करते जो स्ट्रॉसन पॉइंट आउट करते कि इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन होना चाहिए। रसल डज नॉट distinguish between these two. One of the main purposes for which we use language is the purpose of stating facts about things and persons and events. If we want to fulfill this purpose, we must have some way of forestalling the question what, who, which one are you talking about, and the question what are you saying about him. तो जब हम language का use दो purposes के लिए करते हैं, पहला किसी एक चीज को रेफर करने के लिए और दूसरा उस चीज के बारे में हम क्या बोल रहे हैं वो बताने के लिए, ठीक है। तो पहले को हम बोलते हैं रेफरिंग, आइडेंटिफाइंग, हम पहली बार में चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि हम उस चीज के बारे में बात करें। और दूसरा जो है टास्क उसको कहा जाता है एट्रीब्यूटिव फंक्शन या फिर डिस्क्रिप्टिव, क्लासिफिकेटरी या अस्क्रिप्टिव। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर दिया, मेंशन कर दिया और उस मेंशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें उस ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, उसमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो बाकियों से कैसे अलग है या फिर उसको अस्क्राइब कर रहे हैं। इन द कन्वेंशनल इंग्लिश सेंटेंसेस विच इज यूज्ड टू state or to claim to state a fact about an individual thing or person or event, the performance of these two tasks can be roughly and approximately assigned to separable expressions. तो अगर हम conventional English sentence में देखें, किसी चीज को state करना और उस चीज के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना, इन दोनों के दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस है, दो अलग तरह से यूज होगा। Let's say, okay, it should be clear that the distinction I'm trying to draw is primarily one between different roles or parts that expression may play in language. तो हम बात क्या करें कि कन्वेंशनल इंग्लिश में जैसे हमने बात की कि वो एक्सप्रेशन जो है वो किसको रिफर कर रहा है, वो एक्सप्रेशन किसको मेंशन कर रहा है, और दूसरा ये है कि वो जिस भी चीज को मेंशन कर रहा है उसको वो डिस्क्राइब कैसे कर रहा है। तो कैसे जो एक्सप्रेशन है उसके पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, नॉट प्राइमरीली वन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, फॉर सम एक्सप्रेशंस मे अपीयर इन ईदर रोल। तो UK expressions capable having a referring use also differ from one another in at least the three following not mutually independent ways. तो हमने देखा कि एक तो expressions के बीच में क्या difference है, एक है referring expressions जो किसी चीज को mention कर रहे हैं और एक है descriptive expressions जो कि उसी particular mention चीज को describe कर रहे हैं, उसकी properties बता रहे हैं। अब जिन expressions का use करते हैं हम किसी चीज को refer करने के लिए, वो भी
तीन उनमें भी डिफरेंसेस हैं, वो भी तीन तरह से एक दूसरे से अलग है. दे डिफर, पहला डिफरेंस जो है, दे डिफर इन द एक्सटेंट to which the reference they are used to make is independent on the context of their utterance. अब हम एक एक्सप्रेशन का यूज करें किसी चीज को रेफर करने के लिए, तो कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो उसके टाइम ऑफ अटरेंस पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे हमने बोला, जैसे आई और इट, आई और इट जो है वो कंप्लीटली उसके अटरेंस के ऊपर बेस्ड है. आई मैं बोल रही हूँ तो किसी और चीज को रेफर करेंगे, आई कोई और पर्सन बोल रहा है तो वो किसी और चीज को रेफर करेंगे. लेकिन एक ऐसा एक्सप्रेशन जैसे दी ऑथर ऑफ वेवरली, द 18th किंग ऑफ फ्रांस, ये अटरेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ये सेंटेंसेस कोई भी बोले, मैं बोलूँ, कोई और बोले, कोई भी पर्सन बोले, ये सेम चीज को रेफर करेंगे. तो पहला डिफरेंस क्या है कि जो एक्सप्रेशंस जिनको हम यूज करते हैं किसी चीज को रेफर करने के लिए, एक तो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो बहुत ही हाईली कॉन्टेक्सचुअल होते हैं, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं, वो जब अटर किए गए हो, जब बोले गए हो, उस पर डिपेंड करते हैं. और कुछ होते हैं जो कभी भी बोले गए हो, उस अटरेंस पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं. दे डिफर, सेकंड डिफरेंस क्या है, दे डिफर इन द डिग्री ऑफ डिस्क्रिप्टिव मीनिंग दे possess. By descriptive meaning I intend conventional limitation and application to things of certain general kind or possessing certain general characteristics. At one end of the scale stand the proper names we most commonly use in ordinary discourse. Men, dogs and motorcycles may be called Horace. The pure name has no descriptive meaning except as such it may require as a result of some of one its uses as a name. A word like he has a minimal descriptive meaning but has some. Substantial phrases like the round table have the maximum descriptive meaning. An interesting intermediate position is occupied by impure proper names like the round table. Substantival phrases which have grown capital letters. तो एक तो हमने रेफरिंग सेंटेंसेस में देखा अटरेंस ऑफ द एक्सप्रेशन, उसके ऊपर एक्सप्रेशन, रेफरिंग एक्सप्रेशंस डिफर करते हैं. दूसरा पॉइंट जहां पर एक्सप्रेशंस एक दूसरे से डिफर करते हैं वो है द डिग्री ऑफ डिस्क्रिप्टिव मीनिंग. जब हमने बोला हॉरेस, हॉरेस एक प्रॉपर नेम है, उसका कोई डिस्क्रिप्टिव मीनिंग नहीं है. हॉरेस सिर्फ एक नाम है, उसका कोई भी और दूसरा डिस्क्रिप्शन नहीं है. फिर हमने एक सेंटेंस बोला ही में ज्यादा नहीं है, मिनिमल डिस्क्रिप्शन है. हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन क्या मिलेगा कि हम जिस भी बारे में बात करें, जिसके भी बारे में, वो एटलीस्ट एक मेल है. तो जब हमने ही का यूज किया, हमें नहीं पता कौन है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा डिस्क्रिप्शन क्या मिला कि जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो एक मेल पर्सन है. ओके. फिर थर्ड लेवल आता है, मैक्सिमम आता है, जैसे द राउंड टेबल. द राउंड टेबल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, लेकिन हम वहां पर उसको मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में रेफरिंग एक्सप्रेशन है, ये डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन है ही नहीं. हमने जो 2 टास्क पढ़े उसमें से ये रेफरिंग एक्सप्रेशन है. लेकिन रेफरिंग एक्सप्रेशन में भी द राउंड टेबल एक ऐसा रेफरिंग एक्सप्रेशन है जिसकी बहुत डिस्क्रिप्टिव वैल्यू. क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है एक ही टेबल को कि हाँ वो टेबल है और वो पूरी तरह से राउंड है. ठीक है. इसके बाद एक इंटरमीडिएट डिस्क्रिप्टिव वाले भी आते हैं, जैसे कि द राउंड टेबल, जिसमें R&T कैपिटल है. तो जो द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट है, ये मीडियम डिस्क्रिप्टिव है, ना बहुत कम डिस्क्रिप्टिव है ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है. फिर थर्ड डिग्री जिसमें हम रेफरिंग एक्सप्रेशंस को करते हैं, थर्ड डिस्टिंक्शन इज दे मे बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 क्लासेस. पहला, those of which the correct referring use is regulated by some general referring cum descriptive conventions. To this class belong both pronouns which have the least descriptive meaning and substantival phrases which have the most. तो जैसे कि एक general referring cum descriptive conventions, तो he and the round table with capital letters and the round table with all small letters, he and the round table, ये दोनों इसी क्लास को बिलोंग करते हैं जो है कि है general referring cum descriptive conventions. रेफर भी कर रहे हैं, डिस्क्राइब भी कर रहे हैं. दूसरी क्लास है those of which the correct referring use is regulated by no general conventions either of the contextual or the descriptive kind but by conventions which are ad hoc for each particular use. तो एक तो हो गया जो जनरल रहेंगे मतलब, और दूसरा हो गया जो है एड हॉक, उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर रेगुलेटेड है वो, फॉर ईच पर्टिकुलर यूज, दो नॉट फॉर ईच पर्टिकुलर अटरेंस. रफली स्पीकिंग द मोस्ट फेमिलियर काइंड ऑफ प्रॉपर नेम्स बिलोंग टू दिस क्लास. इग्नोरेंस ऑफ अ मैन्स नेम इज नॉट इग्नोरेंस ऑफ द लैंग्वेज. दिस इज व्हाई वी डू नॉट स्पीक ऑफ द मीनिंग ऑफ प्रॉपर नेम्स, बट इट वोंट डू टू से दे आर मीनिंगलेस. अगेन एन इंटरमीडिएट पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाय सच phrases as the old pretender. Only an old pretender may be so referred to, but to know which old pretender is not to know a general but an ad hoc convention. तो हम दूसरा रेगुलेशन क्या है, हमने बोला ही, शी, इट, हमने बोला द राउंड टेबल विथ ऑल स्मॉल लेटर्स, ये जनरल रेफरिंग कम एक्सक्रिप्टिव कन्वेंशन है. और उसके बाद है एड हॉक रेफरिंग वाले, जो कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे या नॉट अटरेंस बट द यूज के ऊपर डिपेंड करते हैं.
In the case of phrases of the form the so and so, okay, yeah. So the contextual requirement for the referring use of pronouns may be stated with the greatest precision in some cases. Example, I and you, and only with the greatest vagueness in others, it and this. तो जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं रेफरिंग वाले एक्सप्रेशंस में, उसमें आई एंड यू जो है वो पूरे तरह से प्रिसाइज है. आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, पूरा प्रॉपर प्रिसाइज है. और एक तरफ हमारे पास इट एंड दिस जैसे प्रोनाउंस है जो कि कंप्लीटली वेग है. इट वॉज laughing, or not laughing, but yeah, it was red in color. We don't know what that it is, किसके बारे में बात कर रही है. या फिर this is very good, ये बहुत वेग है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. या whether it is a cloth, whether it is something to eat, whether it is an object, table, chair, we don't know, but this is very good, वेग है. Now I want to conclude by considering all too briefly 3 further problems about referring uses. तो हमने सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले let's just very quickly summarize कि how he criticizes Russell. फिर उसके बाद वो sentence, use of sentence and utterance of a sentence, and same goes for expression में differentiate करता है Strawson. और उसके बाद हमने 2 और देखे. पहले है referring वाले expressions और दूसरे हैं descriptive एक्सप्रेशंस. फिर रेफरिंग एक्सप्रेशंस में हमने वापस से उसके 3 डिस्टिंक्शंस देखे, एंड हम देख रहे हैं कि रेफरिंग वाले यूज के लिए हम 3 और प्रॉब्लम्स उसके डिस्कस कर रहे हैं. पहला है इंडेफिनिट रेफरेंस. नॉट ऑल रेफरिंग यूजेस ऑफ सिंगुलर एक्सप्रेशंस फोरस्टॉल द क्वेश्चन व्हाट, हु, व्हिच वन आर यू टॉकिंग अबाउट. तो कई बार ये रेफरेंस के लिए तो यूज होते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है. देयर आर सम व्हिच ईदर इनवाइट दिस क्वेश्चन और डिस्क्लेम द इंटेंशनैलिटी और एबिलिटी टू आंसर इट. Are such sentence beginning as a man told me that या someone told me that. तो ये किसी चीज को रिफर तो कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ क्लियर नहीं कि वो किसको रिफर कर रहा है. तो ये रेफरेंस है, लेकिन ये इनडेफिनिट रेफरेंस है. सो हमने रेफरिंग एक्सप्रेशन में क्या पूछा, उसका टास्क क्या होता है, ये बताना व्हाट, हु, विच वन. लेकिन यहाँ पर अ मैन टोल्ड मी, समवन टोल्ड मी, ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कि किसी को रिफर कर रहे हैं बट बहुत ही वेग है, किसको रिफर कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है. द ऑर्थोडॉक्स रुस्सेलियन डॉक्ट्रिन इज दैट such sentences are existential but not uniquely existential. This seems wrong in several ways. It is ludicrous to suggest that part of which is asserted is that the class of men or person is empty. Certainly this is implied in the by now familiar sense of implication, but the implication is also as much an implication of the uniqueness of the particular object of reference as when I begin a sentence with such a phrase as the table. The difference between the use of the definite and indefinite articles is very roughly as follows. We use the either when a previous reference has been made and when the signalizes that the same reference is being made, or when in the absence of a previous indefinite reference, the context including the hearer's assumed knowledge is expected to enable the hearer to tell what reference is being made. यहाँ पे जब हम the का यूज 2 तरह से करते हैं, 2 केसेस में करते हैं. पहला, जब हम उस चीज के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं और उसी रेफरेंस को वापस से बना रहे हैं, तब हम द का यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है हम किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं. या दूसरे केस में हम द को तब यूज करते हैं जब हमें ऐसा लगता है या फिर हमारे पास इतना हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो सुनने वाले की ऑलरेडी नॉलेज में है, तब हम द की तरह उसको बात करते हैं. डेफिनेट का आर्टिकल का तब यूज करते हैं. वी यूज either when these conditions are not fulfilled or when, although a definite reference could be made, we wish to keep dark the identity of the individual to whom or to which we are referring. अ का हम यूज कब करते हैं, अ का हम तब यूज करते हैं जब या तो हमें लगता है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो सुनने वाला है उसको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर हम जिस चीज को रिफर कर रहे हैं उसकी पार्शियल आइडेंटिटी ही रिवील करना चाहते हैं, उसकी आइडेंटिटी को हम डार्क में रखना चाहते हैं, उसकी रिवील नहीं करना चाहते, तब हम अ का यूज करते हैं. दिस इज द आर्च यूज ऑफ सच अ फ्रेज एज अ सर्टेन पर्सन और समवन, वेयर इट कुड बी एक्सपैंडेड नॉट इनटू समवन बट यू वुडंट, और आई डोंट नो हु बट इनटू समवन बट आई एम नॉट टेलिंग यू हु. तो जब हम अ सर्टेन पर्सन और समवन, ये सारे इनडेफिनिट है, इनकी बात करें तो हम बता सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम बताना नहीं चाहते, हम बता नहीं रहे हैं कि हम किस पर्टिकुलर, हम और ज्यादा डेफिनेट हो सकते हैं बट हम और क्लियर या डेफिनेट नहीं हो रहे हैं. दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट्स. बाय दिस लेबल आई इंटेंड स्टेटमेंट्स लाइक द फॉलोइंग, जैसे कि दैट इज द मैन हु स्वैम द चैनल ट्वाइस ऑन वन डे. नेपोलियन वाज द मैन हु ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ द ड्यूक d'Enghien. So, ये है identification statement. The puzzle about these statements is that their grammatical predicates do not seem to be used in a straightforwardly descriptive way as are the grammatical predicates of the statements. The man swam the channel twice in one day, या फिर Napoleon ordered the execution of the Duke d'Enghien. So, जब हम बात कर रहे हैं that is the man who swam the channel and that man swam the channel. Napoleon was the man who ordered the execution. Napoleon ordered the execution. अब
इनमें डिफरेंस है पर बहुत ही unclear difference है. But if in order to avoid blurring the difference between IA and IB and 2A and 2B, one says that the phrases which form the grammatical complements of 1A and 2A are being used referringly, one becomes puzzled about what is being said in these sentences. We seem them to be referring to the same person twice over and either saying nothing about him and thus making no statement, or identifying him with himself and thus producing a trivial identity. तो जब हम 1A की बात कर रहे हैं, that is the man who swam the channel twice in one day, हम दो तरह से आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं. एक बार तो हम उस पर्सन को भी रेफर कर रहे हैं और उस पर्सन के बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं. सो दो तरह से यहाँ पर उसको रेफर किया गया. लेकिन 2A में दैट मैन स्वैम द चैनल ट्वाइस इन वन डे, इट इज ओनली वन. I think the difference between sentences in A group and sentences in B group can best be understood by considering the differences between the circumstance in which you would say 1A and the circumstance in which you would say 1B. You would say 1A instead of 1B if you knew or believed that your hearer knew or believed that someone had swum the channel twice in one day. तो हम 1A कब बोलेंगे? जब हमें लग रहा है कि जो हमारा सुनने वाला है उसे ये चीज पता हो या वो इस चीज को बिलीव करता हो कि हाँ कोई है जिसने उस रिवर को एक ही दिन में 2 बार तैरा था. यू से 1A when you take your hearer to be in the position of one who can ask who swam the channel twice in one day. So that is the man who swam the channel in one day. So it's like जब जो सुनने वाला है, जो हमारा हियरर है, उससे पता है कि कोई तो एग्जिस्ट करता है जिसने एक ही दिन में रिवर में 2 बार तैर लगाई थी. एंड इन आस्किंग दिस ही इज नॉट सेइंग दैट एनीवन डिड, दो हिज आस्किंग इट इम्प्लाइज इन द रेलेवेंसेस दैट समवन डिड. सच सेंटेंसेस आर लाइक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस. दे आर बेटर कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिटीज. तो ये आइडेंटिटी नहीं है उस मैन की आइडेंटिटी नहीं, लेकिन एक आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट है और बहुत ही ब्लरी सा डिफरेंस है. तो सेंटेंस IA does not assert 1A does not assert more or less than sentence 1B. It is just that you say 1A to a man whom you take to know certain things that you take to be unknown to the man to whom you say 1B. तो 1A और 1B में डिफरेंस इतना ही है कि 1A आप उसको बोलोगे जिससे उसकी प्रायर नॉलेज है थोड़ी सी, और 1B उसको बोलोगे जिससे बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो प्रायर नॉलेज नहीं है. This is in the barest essentials the solution to Russell's puzzle about denoting phrases. Joining by is one of the puzzles which he claims for the theory of descriptions the merit of solving, the logic of subjects and predicates. तो ये हमने 1A और 1B का जो है identification statements, this is another puzzle of Russell. Denoting phrase कि वो denote जो हम कर रहे हैं किसी person को. Much of what I have said of the uniquely referring use of expressions can be extended with suitable modifications to the non-uniquely referring use of expressions, that is to some uses of expressions consisting of the, all, the, all, some of the, etc. followed by a noun, qualified or unqualified in the plural, to some uses of they, them, those, these, that, and to conjunctions of names. Expressions of the first kind have a special interest. All the, some of the. Roughly speaking, orthodox modern criticism inspired by mathematical logic of such traditional doctrines as that of the square of opposition and of some of the forms of the syllogism traditionally recognized as valid rests on the familiar failure to recognize the special sense in which existential assertions may be implied by the referring use of expressions. The universal propositions of the fourfold schedule, it is said, must either be given a negatively existential interpretation, example for A, there are no x's which are not y's, or they must be interpreted as the conjunctions of negatively and positively, like example the form for A, there are no x's which are not y's and there are x's. So हमने दोनों नेगेटिव सेंटेंस, कोई भी x नहीं है जो y नहीं है, कोई भी x नहीं है जो y नहीं है, और x एग्जिस्ट करते हैं मतलब y भी एग्जिस्ट करते हैं. सो एक में हमने कंजंक्शन का यूज किया है, दूसरा एक प्योरली नेगेटिव सेंटेंस है. द I एंड O फॉर्म्स जो हम पढ़ चुके हैं, I फॉर्म्स इज द यूनिवर्सल नेगेटिव सेंटेंसेस एंड O आर द पर्टिकुलर नेगेटिव सेंटेंसेस. Forms are normally given a positively existential interpretation. It is then seen that whichever of the above alternatives is selected, some of the traditional laws have to be abandoned. तो हमने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में भी ये चीज देखी थी कि I and O are existential propositions, and the dilemma, however, is a bogus one. A and E are universal and they are not existential proposition. I and O are some SSP and some S is not P. I'm so sorry, I said I as no SSP. I and O are some SSP and some S is not P. They are not universal negatives. Both are particular negative and particular positive propositions. The dilemma, however, is a bogus one. If we interpret the propositions of the schedule as neither positively nor negatively nor positively and negatively existential, but a sentence is such that question of whether they are being used to make true or false assertions does not arise except when the existential condition is fulfilled for the subject term, then all the traditional laws hold good together. And
and this interpretation is far closer to the most common use of expressions beginning with all and some, that is any Russellian alternative. For these expressions are most commonly used in the referring way. A literal minded and childless man asked whether all his children are asleep will certainly not answer yes on the ground that he has none, but nor will he answer no on this ground. तो जब एक पर्सन पूछता है all his children asleep, इसका आंसर ना तो येस हो सकता है ना नो हो सकता है, क्योंकि उसके कोई चिल्ड्रन है ही नहीं. टू से दिस इज नॉट टू से दैट आई मे नॉट यूज द सेंटेंस ऑल माई चिल्ड्रन आर asleep with the intention of letting someone know that I have children, or of deceiving me into thinking that I have, nor it is any weakening of my thesis to concede that singular phrases of the form the so and so may sometimes be used with similar purpose. तो जब बोला कि all my children are asleep, इसका मतलब जरूरी नहीं कि हम पर उसको हम रेफर ही कर रहे होंगे किसी को बताने के लिए कि हाँ उसके पास that person has kids or does not have kids. Neither Aristotelian nor Russellian rules give the exact logic of any expression or ordinary language, for ordinary language has no exact logic. So ordinary language A, E, I, O जो हमारे propositions हैं उनके logic को exactly follow नहीं कर सकते. It's very difficult कि ordinary sentences को हम इस तरह से logic में put down करें.